बंधुओं, आप शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी अंतस्थ वर्णों के स्थान पर होने वाले आदेश की, जिसको यण संधि कहते हैं। अर्थात अंतस्थ वर्ण जो हो जाते हैं, अर्थात ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और रिरी के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला, ये चार अंतस्थ आदेश क्रमशः ई, ऊ, रिरी, लिरी इन चार स्वरों के स्थान पर या, वा, रा और ला ये आदेश होते हैं। इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में यण संधि कहते हैं। उस यण संधि के दो विभाग हमने जान लिए थे, ई के स्थान पर होने वाला या और ऊ के स्थान पर होने वाला वा। अब आज हम जानेंगे रा के स्थान पर होने वाला, रिरी के स्थान पर होने वाला रा आदेश। तो उसके लिए आचार्य महाराज कहते हैं र में वर्णाः, अर्थात रिरी के सामने रिरी को छोड़कर असवर्ण के आने पर, अर्थात रिरी और रिरी के अतिरिक्त 12 स्वरों में से कोई भी स्वर के आने पर पूर्व का जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। हमारे सामने स्थिति है पितृ धन अर्थः। पितृ में रिरी है और उसके सामने अर्थः में असवर्ण है। तो असवर्ण के होने पर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 24 नंबर के सूत्र से 43वें नंबर के सूत्र तक पूर्व को आदेश होता था और पर का लोप होता था। अब 44 नंबर के सूत्र से आगे की जो भी प्रक्रिया चलेगी वो पूर्व को आदेश करेगी और पर का कुछ भी नहीं करेगी। सामने वाला वर्ण जिस रूप में है उसी रूप में रहते हुए यहाँ जो व्यंजन आदेश हुआ है उसमें आके यथास्थान बैठ जाएगा। तो पितृ में रिरी है उसको अलग करेंगे और अर्थ का आ है तो यहाँ पर रिरी के स्थान पर रा हो जाएगा और रा और त्रा, ता ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बन जाएंगे। त्रा तो शब्द हो जाए, सिद्धि बन जाएगी पितृर्थः। इसी प्रकार से मातृधन अर्थः, मातृ में भी रिरी है और सामने उसके अर्थ है, तो रिरी को रा आदेश हो जाएगा और बे रा ता में मिलकर त्रा रूप ले लेगा और अर्था का आ उसमें जुड़कर मात्राः ये शब्द बन जाता है। इसके दृष्टांत मातृ आज्ञा अर्थात मात्राज्ञा, पितृ अधीनम पितृधीनम, भर्तृ आदेशः भर्त्राः देशः, पितृ अर्चः पितृर्चाः। इस प्रकार से अनेक शब्दों को हम जान सकते हैं। अब इस यण संधि का अगला सूत्र है जो लिरी के स्थान पर ला आदेश करने जा रहा है। हमारे सामने कच्ची स्थिति है लिरी धन अनुबंधः। लिरी के सामने अनुबंध का असवर्ण है और असवर्ण के होने पर लिरी के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा दृष्टांत है लिरी धन आकृति। लिरी के स्थान के सामने असवर्ण का आ है तो असवर्ण आ होने के कारण लिरी को ला आदेश होकर शब्द बनेगा लाकृति ही। इस प्रकार ये यण संधि की चर्चा अब हमारे बीच पूरी हो गई। अब इसके बाद संध्यक्षर वर्ण पूर्व में होंगे और सामने असवर्ण वर्ण होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, 10 समाना के माध्यम से जो आ से लेकर लिरी तक के वर्ण हैं उनकी समान संज्ञा की है। उन समान संज्ञक 10 की ही
सवर्ण संज्ञा की है, इसलिए 10 के बाद के जो 11 अक्षर है, भले ही ए है और ए के सामने ए, आपको लगेगा कि ए के सामने ए सवर्ण है, सवर्ण होना चाहिए, लेकिन ए के सामने ए भी असवर्ण ही कहलाएगा। और असवर्ण होने पर वो आगे की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाएगी, जिसको कहते हैं अयादि संधि। अर्थात ए के स्थान पर अय आदेश, ऐ के स्थान पर आय आदेश, ओ के स्थान पर अब आदेश और औ के स्थान पर आव आदेश होने की प्रक्रिया अब आपके बीच में प्रारंभ हो रही है। यण संधि पूरी होने पर अब स्वर प्रकरण के स्वर संधि के अंतर्गत हम अयादि संधि आज प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सामने स्थिति है ने धन अनम। अब ने में ए है और सामने अनम है, तो असवर्ण आने पर ए के स्थान पर ए आय सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। या हलंत है, हलंत होने के कारण सामने वाला जो अनम का आ है वो उसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा आपके हमारे बीच में नैनम। और उसके बाद में नई नैनम बन जाएगा, चे शब्द है तो चैनम बन जाएगा। नैनम और चैनम, चे धन अनम। तो चे धन अनम में करेंगे तो चे के स्थान पर ए के स्थान पर आय आदेश करेंगे तो शब्द बन जाएगा चैनम, सूत्र लगेगा ए आय। अब इसी प्रकार आगे की स्थिति बनती है नई धन अकाहा। नई में आई है और अकाह का असवर्ण का आ सामने है। इसी प्रकार से चई धन अकाहा, चई के सामने अक है, असवर्ण है, तो यहाँ पर आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और अकाह का जो आ है वो सिया में मिल जाएगा तो शब्द बनेगा नायकाहा और चायकाहा। इसके लिए सूत्र है आई आय। आई के स्थान पर आय आदेश होता है असवर्ण के होने पर। फिर आता है लो धन अनम और पो धन अनम। यहाँ पर ओ है, उस ओ को अब आदेश होगा ओ अब, और ओ अब के माध्यम से बनेगा लवनम। फिर बनेगा पो धन अनम पवनम। अर्थात लो के ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा तो बनेगा लवनम, और पो के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा तो बनेगा पवनम। सूत्र लगेगा ओ अब हमारे सामने स्थिति आ रही है लव धन अकाहा। अर्थात लव में औ है और सामने असवर्ण के रूप में आ है, तो औ के स्थान पर आव आदेश हलंत हो जाएगा। हमारे सामने स्थिति है पौ धन अकाहा। तो पौ में औ है, उसको बाहर निकालेंगे और औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे। वह हलंत है, उसमें आ के जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा पावकाहा। दूसरा बनेगा लावकाहा, सूत्र लगेगा औ आव। इस प्रकार से ये ए आय, ऐ आय, ओ अब, इन 4 सूत्रों के माध्यम से अयादि संधि का प्रकरण पूरा होता है। यद्यपि अयादि संधि से जुड़े हुए कुछ अन्य सूत्र भी हमारे बीच में हैं, जहाँ पर वो अयादि संधि का कार्य होना चाहिए, लेकिन कुछ विकल्प स्थितियाँ हमारे बीच में बनेंगी। उन विकल्प की स्थितियों को हम आपके बीच में रख रहे हैं। हमारे सामने शब्द आएगा गो धन अजीनम। गो में ओ है और उसके सामने अजीनम का आ है। यद्यपि यहाँ पर ओ अब सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होना चाहिए, ये नियम बनाया। लेकिन नियम का कुछ विकल्पात्मक चलता है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांत में है। अनेकांत में जैन दर्शन होने के कारण वे अनेकांत के संस्कार, चाहे कोई सी भी व्याकरण हो, जैनाचार्यों का तो सिद्धांत अनेकांत है, लेकिन व्याकरण का सिद्धांत
बिना अनेकांत के सिद्ध नहीं होता है। अर्थात व्याकरण में जो विकल्प की स्थिति बनती है, जो विकल्प के रूप बनते हैं, वो अनेकांत दर्शन को ही दर्शाते हैं कि वस्तु का विवेचन, शब्द की सिद्धि इस ऐसी भी होती है और इस प्रकार से भी होती है। माने जहाँ शब्द की सिद्धि में विकल्प रहता है, विकल्प आता है, वहाँ पर जैन दर्शन का अनेकांत सिद्धांत रहता है कि वस्तु का विवेचन ही से नहीं भी से होता है, कि वस्तु ये भी है और वस्तु ये भी है। तो यहाँ पर शब्द है हमारे सामने गो धन अजीनम। तो यहाँ गो का ओ है, उसके स्थान पर ओ अब सूत्र से अब आदेश होना चाहिए, परंतु एक नया सूत्र आचार्य महाराज देते हैं, गोर इति वा प्रकृति ही। अर्थात गो शब्द के सामने केवल आ हो, आकार हो, तो आकार के होने पर कोई भी संधि का कार्य नहीं होता है। अर्थात वह प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। प्रकृति भाव का मतलब है जो शब्द जैसा है, जिस रूप में है, उस शब्द को उसी रूप में लिपिबद्ध करना, लिखना, बोलना, ये प्रकृति भाव कहलाता है। तो गो शब्द के सामने अजीनम के आने पर गो को विकल्प से प्रकृति भाव होता है। विचार करना, चिंतन करना, पहले हमारे सामने शब्द था ओ अब उस ओ अब के सामने के बाद शब्द आता है, सूत्र आता है गोर इति वा प्रकृति। अर्थात ओ के सामने, गो संबंधी ओ के सामने आ हो, आकार हो, तो यहाँ पर आकार गो को अब आदेश नहीं होता है। यह सूत्र भी विकल्प की स्थिति पैदा कर रहा है। अब ये जब विकल्प की स्थिति पैदा कर रहा है कि ये भी कहता है कि काम होगा भी और नहीं होगा, तो पहले जब ये सूत्र कह रहा है कि ओ का के सामने अब आए तो वे प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती है, तो एक शब्द बन जाता है, एक प्रयोग बन जाता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको कहते हैं गो अजीनम। अब ये सूत्र जब विकल्प से लगता है तो विकल्प की स्थिति करने के लिए फिर एक पुनः सूत्र आता है अवाह स्वरेह। अर्थात गो शब्द के सामने स्वर के आने पर, अर्थात यहाँ आकार की चर्चा नहीं है, गोर इति वा प्रकृति में आकार की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर अवाह स्वरे सूत्र में आ की चर्चा नहीं है, आकार की चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है स्वर की। और अजीनम के आ में स्वर है, और स्वर होने के कारण यह सूत्र कहता है कि ओ के स्थान पर, गो के स्थान पर अव आदेश होता है। ध्यान रखिए, जो ओ अव सूत्र से अव आदेश होता है वो वा हलंत रहता है, उसमें स्वर नहीं रहता है, लेकिन अवाह स्वर के माध्यम से जो अव आदेश होगा उसके वा में आ मौजूद रहेगा, मन आकार सहित होगा। तो गो धन अव आदेश हम आदे करेंगे और अजीनम सामने है, तो गवो धन अजीनम। इस स्थिति में पुनः हमारे पास में 24 नंबर का सूत्र है समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। वो अब आदेश जो किया है, अब में जो वा है, उस वा में रहने वाले आ को दीर्घ आ करेगा और अजीनम के आ का लोप करके शब्द बन जाएगा गवाजिनम। यह सूत्र भी विकल्पात्मक है, ये भी सूत्र निर्णयात्मक नहीं है। तो हमारे पास दो सिद्धियां हो चुकी हैं, पहला प्रकृति भाव करने वाला गो अजीनम, दूसरा अव स्वर सहित अव आदेश करने वाला अवह स्वरे सूत्र से सिद्धि होगी गवाजिनम। अब ये भी सूत्र जब विकल्प से लगता है तो अब क्या किया जाए, तो आचार्य महाराज
पुनः एक सूत्र देते हैं जो 57 नंबर का है। उस सूत्र का उच्चारण करते हुए आप उसके अर्थ और भाव को भी समझिए। ए दोत्पराः पदान्ते लोप मकाराः, अर्थात ए के सामने आकार हो, ओ के सामने आकार हो, पदांत का विषय हो, क्योंकि यहाँ गो शब्द का जो अर्थ है वो स्वतंत्र है और अजीनम का जो शब्द का अर्थ है वह भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ होने के कारण गो शब्द में रहने वाला ओ पदांतगत ओ कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए के सामने ओ के सामने आकार हो, पदांत का विषय हो तो आ का लोप हो जाता है। तो गो के सामने जो अजीनम है उस आ का यहाँ पर जब लोप हो जाएगा तो तीसरा रूप, तीसरा प्रयोग बनेगा और आ के लोप के लिए पहचान के रूप में बालकों को समझाने के हिसाब से एक खंडाकार अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है, शब्द बन जाता है गोजिनम। इस प्रकार इस गो अजीनम शब्द की सिद्धि 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले लगना था सूत्र ओ अव, उस ओ अव सूत्र को बाद कर दूसरा सूत्र आया गोर इति वा प्रकृति ही। वह विकल्प से करता है तो एक रूप सिद्ध हो जाता है गो अजीनम। या विकल्प के बाद पुनः एक और विकल्पात्मक सूत्र आता है, उसका नाम है अवाह स्वरे, अर्थात गो शब्द के स्थान पर, गो के ओ के स्थान पर अव आदेश आकार सहित होता है। आकार सहित आदेश होने पर सामने अजीनम का है, सवर्ण 2 मिलते हैं तो समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, सूत्र के माध्यम से वह दीर्घ हो जाता है। परंतु अवास्वरे सूत्र भी विकल्पात्मक है और विकल्पात्मक होने के कारण पुनः हम एक सूत्र को प्राप्त करते हैं एदोत्पराः पदान्ते लोप मकाराः, अर्थात ए के सामने आकार हो, ओ के सामने आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है और लोप होने पर उसकी पहचान के लिए खंडाकार अवग्रह एस का चिन्ह लगा दिया जाता है, शब्द बन जाता है गोजिनम। अर्थात इस अयादि संधि के अंतर्गत ये गो शब्द से अजीनम माने आकार के होने पर 3 शब्दों की सिद्धि हो जाती है। इससे आगे की चर्चा हम आपसे पुनः करेंगे। जय जिनेंद्र।